वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पंजाब में इलेक्शन की तारीख का फैसला नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की सरबराही में इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। इजलास में शरीक अफराद ने अपनी अपनी आईनी और कानूनी तजावीज़ दी हैं, जिसके बाद फैसला ये किया गया है कि अदालती फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात बर वक्त होते नजर आ रहे हैं। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चौकताई साहब ने, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, तारीख तय नहीं हो सकी है, आपके ख्याल में ये नीयत की खराबी है या फिर वाकई में बहुत मसाइल है? नीयत की बात, लेकिन ये कि मुझे ये एहसास होता है कि शायद सियासी खराबियाँ हैं, सियासी निज़ाम में कितना बड़ा फतूर है हमारे यहाँ कि जो हमें आइन पर अमल करने से भी रोकता है। हमारा हाथ रोकता है, कभी कदम रोकता है, कभी आइन तोड़ देता है, कभी मुल्क में मार्शल लॉ लगाया जाता है, कभी मुल्क में इमरजेंसी लगा देता है, कभी मतलब तहबाला कर देता है हर चीज़ को। ये आपको जो गवर्नर पंजाब का नज़र आ रहा है सूरत हाल हाउस में, ये उसका एक असर है, एक हल्का सा अक्स है। 90 डेज में इंतखाबात कराने हैं आपको, जिसको भी कराने हैं भाई करा दे, हमारी जान छोड़ इंतखाब करा के असम्बलियाँ मुंतखब करे और दे दे कि ये आपकी असम्बलियाँ हैं। लेकिन ये कि मुशगाफियाँ निकालना कि जी मैंने असम्बली नहीं तोड़ी थी, दूसरे का ये कहना जी हमें तो कोई एडवाइस ही नहीं मिल रही है, तो ये एक मतलब मेरा ख्याल है मज़ा का खेज चीज़ है। एक अगर आपने असम्बली नहीं तोड़ी थी तो आप इंतखाबात की डेट दे देते और कोई फरीक जाके उसको चैलेंज कर देता। फिर उसके बाद अब हाई कोर्ट का मसला है। हाई कोर्ट का जो एक सिंगल रुकनी बेंच है, उसने एक फ़ैसला दे दिया कि आप डेट दे दें। अब मसला ये है कि क्या एक हाई कोर्ट हिदायत कर सकती है इलेक्शन कमीशन को? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आइन के अंदर बहुत वाज़ेह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया था अब्दुल शकूर शाद का। अब्दुल शकूर शाद के केस को बड़ी बेंच ने सुना था और कहा था कि हम दरख्वास्त करते हैं कौमी असम्बली के स्पीकर से कि वो इस पर रिव्यू कर लें। ये नहीं कहा था इसकी असम्बली हुकूमत बहाल कर दें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में अगर डस्का केस देखें आप, तो डस्का केस बहुत बड़ा केस है, बहुत खुला हुआ केस है। वहाँ इलेक्शन कमीशन की अपनी लिमिटेशंस भी हैं और उसकी इख्तियारात भी हैं, बेपनाह इख्तियारात हैं उसके पास। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी लड़ाई है कोई ये जो हल ना हो सके। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सियासी सूरत हाल की वजह से, सियासी झगड़ों की वजह से, मुनाक़शों की वजह से ये मसला कोर्ट में तय होना है। ये मसला कोर्ट में ही तय होगा। अब उन्होंने कहा है कि हमें कोर्ट के फैसले की तशरीह चाहिए। लेकिन NBC मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, अभी फिर एक और मसला शुरू हो गया। हाँ, वो कह रहे हैं ना कोर्ट का इख्तियार नहीं है, वो अब ये कह रहे हैं ना। अब वो आइन की क्लॉजेस मौजूद हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ है कि कोर्ट हिदायत नहीं कर सकती, कोर्ट रिकमेंड कर सकती है, कोर्ट बता सकती है शायद इस सूरत हाल है। और फिर मेरा ख्याल है ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है, इसमें आइन की बहुत ज़बरदस्त तशरीह चाहिए होगी। तो सिंगल बेंच के बजाय ये फुल बेंच करे, और फुल बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद करे इसको। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज़ गुल साहब, तो अदालती फैसले की तशरीह के लिए एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इम्तियाज़ गुल साहब की जानिब भी आएंगे। अमीर, गवर्नर ये कहते हैं कि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी है तो इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग का पाबंद नहीं हूँ, तो क्या गवर्नर अब हर आइनी और कानूनी मामले से आज़ाद हो गए? देखिए, मुझे तो ये एक बार फिर वो जो जस्टिस मुनीर वाला नज़रिया ज़रूरत है, लॉ ऑफ नेसेसिटी, एक बार फिर नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल नज़र आ रहा है हमें। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस जवाद साहब ने जो फ़ैसला किया, वो फ़ैसला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है बज़ाहिर। लेकिन चूँकि नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, हुकूमत, मेहरबान सब मिलकर इंतखाबात को रुकवाना चाहते हैं, और इंतखाबात सिर्फ अगर रुके तो फिर इंतखाबात रुकेंगे नहीं, याद रखिएगा, इंतखाबात चुराए भी जाएंगे। ये अगर किसी के जहन में ये खाम ख्याली मौजूद है कि सिर्फ इंतखाबात रुकवाने की कोशिश हो रही है, नहीं, इंतखाबात चुराने की कोशिश भी हो रही है। ये कॉम्बो डील तैयार की जा रही है, एक तो मुलतवी होंगे, साथ चुराए भी जाएंगे। तो इसमें तो किसी किस्म के इबहाम की ज़रूरत ही नहीं है जिसके ऊपर तशरीह मांग रही है इलेक्शन कमीशन या गवर्नर अब अगर लाहौर हाई कोर्ट से।
और अगर तशरीह मांगेंगे भी तो तशरीह यही आएगी कि इंतखाबात करवाने हैं, और आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ के अंदर आपने इंतखाबात करवाने, और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं है कि आप इंतखाबात को मुलतवी कर सकें। ये एक तरह से आप समझें कि और बलीगुर रहमान साहब से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है पॉलिटिकल फर्टर्निटी के अंदर, बहुत डिग्निफाइड और बड़े ग्रेसफुल आदमी हैं। मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ये किसी और की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, नहीं गवर्नर ऑफिस, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने के बजाय वो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ या अपनी पार्टी की किसी इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल विश या विम के साथ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप ही के प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले मैंने कहा था कि ये जो हमारे गवर्नर जैसे ऑफिसेस जो हमने बना रखे हैं इस मुल्क के अंदर, ये ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये इस मुल्क की जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथ नहीं होने देते, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और आप देख लें पर अब ये क्या हो रहा है, यानी हर गवर्नर जो आता है वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। हालांकि गवर्नर का काम है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के बिल्कुल ये तौर पे, गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना है, लेकिन गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने के बजाय बज़ाहिरन वो अपनी मरकज़ी हुकूमत और उसके साथ खड़े हो गए। तो ये इस ऑफिस की परसेंटेज खत्म होगी ना। क्या जरूरत है पर आपको गवर्नर ऑफिस बनाने की? 700 कनाल का गवर्नर हाउस बनाया हुआ है, अरबों रुपए के सालाना अखराजात कर रहे हैं। इनसे पहले उमर चीमा गवर्नर थे जब पीटीआई के, उन्होंने भी इसी तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश की इमरान खान साहब को खुश करने के लिए। आज ये हैं तो ये काम कर रहे हैं, उससे पहले भी जो आते थे वो यही काम करते थे। सो एक तो इस केस में हमें ये जो गवर्नर और इस किस्म के जो ऑफिसेस बनाए हुए, मैं तो समझता हूँ कि इनके ऊपर भी देखना चाहिए कि इन ऑफिसेस की क्या जरूरत है इस मुल्क के अंदर। सही। इम्तियाज गुल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बार बार यही बात करते नजर आ रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा इंतखाबात में ताखीर नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि इन्हें अब फैसले की तशरीह भी चाहिए? ये हुकूमत इंतखाबात कराने में आखिर संजीदा क्यों नहीं है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल नहीं है कि हम रियली कोई आइन के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तो कोई इबहाम ही नहीं है, वो हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। असल मसला है नीयतों का। नीयतों में अगर फतूर हो तो फिर इसी किस्म के जवाज़ तलाश किए जाते हैं। और आप देखिए कि जो निगरान हुकूमतों का तस्वुर है आइन में, जो रूह है उसका भी कत्ल कर दिया है मौजूदा हुक्मरानों ने, क्योंकि जिस अंदाज में चाहे खैबर पख्तूनख्वा में या यहाँ पंजाब में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर लगाए गए हैं, वो किसी तरीके से भी गैर जानिबदार नहीं हैं, बल्कि उल्टा अपने जो निज़ाम का हिस्सा है उन्हीं के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। दूसरी बात, बड़ी आमदन एक कोशिश हो रही है। अमीर अब्बास साहब ने अच्छी बात कही कि इलेक्शन को रोकने की, और अगर इलेक्शन होगा तो उसको चुराने की बाकायदा एक कोशिश नज़र आ रही है, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक अमल होगा। और उसमें ये देखिए कि एक हफ्ता पहले कितने शद्दोमत के साथ कहा गया था कि जी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हम बुला रहे हैं, पाकिस्तान को बड़े शदीद गंभीर मसाइल का सामना है। वो 7 तारीख को होनी थी, फिर 9 तारीख को होनी थी, फिर वो बदकिस्मती से वो खौफनाक ज़लज़ला आ गया तुर्की में, और उसकी वजह से वो भुला गए। आज तक पता नहीं है, और अब ये पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब दोबारा तैयारी कर रहे हैं बशम हमरा वज़ीर ख़जाना के, वज़ीर ख़ारजा के। तो मुझे इसमें मेरा ख्याल है कोई इबहाम नहीं रह गया है। हमें बहुत ज़्यादा इस पर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। ये कानूनी मोशगाफी में जाने की तमाम तर मसला नीयत का है। अगर नीयत नहीं होगी तो फिर कोई ना कोई जवाज़ तलाश कर लिया जाएगा। वैसे भी आपको मालूम है जिसके हाथ में लाठी होती है वही आखिर में हमारे जैसे मुल्कों में फातेह करार पाता है। सही सही। यानी आपके ख्याल में ये जो मामला है वो सारा नियतों का है जिसकी वजह से ताखिर हो रही है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, जिस तरह से मामला बार बार लटक रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद एक मरतबा फिर से ये मामला लटक गया है, तो लगता यही है कि इलेक्शन रोकने की कोशिश हो रही है। आपके ख्याल में ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? देखिए, पहले दिन से गवर्नर ने कहा कि मैं तारीख नहीं दूंगा। उसके बाद केस लाहौर हाई कोर्ट चला गया। लाहौर हाई कोर्ट को तारीख दे देनी चाहिए थी। वसी इख्तियारात है जैसे जवाद साहब के पास। उन्होंने क्यों कहा स्टेक होल्डर से मशवरा करके तारीख ना देने की वजह क्या है? क्या ईगो की वजह से? और अगर ईगो की वजह से तो फिर निगरान हुकूमत से हलफ क्यों लिया? देखिए,
निगरान हुकूमत से हलफ तो लिया, क्योंकि निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बना दी, गवर्नर ने तो नहीं बनाई निगरान हुकूमत। निगरान वजीर आला का तकर्रुर तो चीफ इलेक्शन कमीशनर लेकिन हलफ तो लिया ना, तो जिस तरह से हलफ लिया उसी तरह तारीख भी दे दे। नहीं, आज भी अगर इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस कर दे तो कोई उस इलेक्शन को डिफाई कर सकता है, कोई हुकूमत उससे इनकार कर सकती है। ये ज़मीनी इंतखाबात की तारीखें उन्होंने अनाउंस की हैं, कोई उसके खिलाफ जा सका, पीटीआई गई है उसके खिलाफ उनको रोकने के लिए, हुकूमत तो नहीं गई है। या तो लाहौर हाई कोर्ट को, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जब मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, अदालत का काम है मुकम्मल इंसाफ देना। आधा इंसाफ जो है वो इंसाफ का कत्ल है। ये जो आधा तीतर और आधा बटेर है ना, कि आपने दिया भी और नहीं भी दिया। भाई आपके पास मुकदमा आया, गवर्नर ने कहा मैंने तारीख नहीं देनी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं आज खुद तारीख नहीं दे सकता आइन के तहत, मुझे तो कोई तारीख देगा तो मैं उस पर इलेक्शन कराऊंगा। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने अगर कह दिया है कि बैठे और तारीख दे दे, तो फिर आखिर क्या कंफ्यूजन क्या है? अब कहाँ कंफ्यूजन है मुजम्मिल साहब? देखें, अगर बैठे और तारीख हो देखें आप, अगर बैठे और तारीख हो सकती होती तो मामला लाहौर हाई कोर्ट में ही ना जाता। लेकिन अब वहां से तो मामला आ गया ना। मैं आपको यही कह रहा हूं कि बैठे और तारीख नहीं हो सकती थी। अदालत का काम है जब उसके पास कोई चीज इंसाफ के लिए आ जाए तो उसे मुकम्मल इंसाफ देना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि लाहौर हाई कोर्ट को उस दिन एक तारीख अनाउंस कर देनी चाहिए थी, साथ GHQ को, वजारत दफा को, वजारत ख़जाना को, तमाम इदारों को ऑर्डर कर देना चाहिए था कि आप इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात पूरी करेंगे, ताकि एक दफ़ा सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। जब आप कहते हैं आप स्टेक होल्डर से मशवरा कर लें, तो स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद नहीं तय होता, वो तो पहले ही तय हो जाता। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं लाहौर हाई कोर्ट भी इंतखाबात कराने में लेकिन नहीं था। मेरा वही सवाल है कि क्या स्टेक होल्डर जो है वो अपनी ईगो को लेकर चलेगा या अपनी जमात की बात सुनेगा? नहीं, स्टेक होल्डर का एक आईनी मौकफ है। यहाँ तो लाहौर हाई कोर्ट कह देता कि गवर्नर का मौकफ गलत है, हम गवर्नर को हुक्म देते हैं कि तारीख दे। क्या लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर को हुक्म दे सकता है कि वो तारीख दें? ठीक है, यानी आपका कहना यह है कि जो तारीख देनी थी वो भी लाहौर हाई कोर्ट नहीं तोड़ी, मैं तारीख नहीं दूंगा। आपका मानना यह है कि जो तारीख देनी थी वो लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। आपका पॉइंट आ गया। एक असेंबली मैंने नहीं तोड़ी, मैं उसके इंतखाबात की तारीख क्यों दूं? तो लाहौर हाई कोर्ट दे देता ना तारीख, अगर उसके बाद आइन में यानी आपके ख्याल में लाहौर हाई कोर्ट को ये तारीख देनी चाहिए थी। आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज गुल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी इम्तियाज साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक एक मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार इदारा है, उसको ये चौंचले करने की ज़रूरत नहीं है कि हम वज़ीर आला से कंसल्टेशन करेंगे या हम गवर्नर से कंसल्टेशन करेंगे। ये तमाम तर इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, उसने तारीख तय करनी है और उसके बाद तमाम इदारे उसके पाबंद हैं मुकम्मल उसको मुआवनत फराहम करने में। ये मैंने शुरू में जैसे कहा कि नीयतों पे इसका तमाम तर दारो मदार है। इलेक्शन कमीशन भी बज़ाहिर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है मुख्तलिफ पार्टियों की सियासत का, उसमें उसको कतन किसी के साथ मशवरे की ज़रूरत नहीं है, न ही लाहौर हाई कोर्ट मजाज है कोई तारीख देने की। उसमें सिर्फ ये कहना था कि आप 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, बाकी काम इलेक्शन कमीशन का है। हर इकदाम इलेक्शन कमीशन ने उठाना है और तमाम इदारे आइन के तहत उसकी बात मानने के पाबंद हैं। ठीक, NBC कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अदालत अगर तारीख दे दी अच्छा होता। तारीख पे तारीख का मसला आगे हम फंस गए यहाँ पर, और हम इस जगह फंसे हैं जहाँ हमें आइन जो है वो कोई बता नहीं पा रहा कि उसे क्या करना है। लेकिन जब अब आप चीज़ें पढ़ते हैं, 8-10 क्लॉज पढ़ जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि इंतखाबात कराना, साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फ़र्ज़ है। जब ये हम तय कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी फ़र्ज़ है तो तारीख दे दे। उसको तारीख देने में क्या हर्ज है? अगर उसका एक्ट गैर कानूनी हुआ तो कोई कोर्ट चला जाएगा, जाके वो चैलेंज कर देगा उसको कि जी तो गैर कानूनी काम हो गया, असेंबली तो उसने तोड़ी नहीं थी। अच्छा, असेंबली तोड़ने ना तोड़ने का मसला भी एक दूसरा है। असेंबली जब डिसॉल्व हो जाती है तो गवर्नर का काम है कि वो डेट देगा, वो तारीख देगा। वो वहाँ से भी कह रहे हैं मैंने तो नहीं तोड़ी, चले आपने नहीं तोड़ी, गवर्नर KP के डेट क्यों नहीं दे रहा? मेरा बुनियादी सवाल तो ये ना कि गवर्नर KP के जिसने असेंबली को डिसॉल्व किया आइन के तहत 24 आवर से पहले, वो डेट क्यों नहीं दे रहा? वो बहुत अच्छे मुत्तकी इंसान हैं, उनको देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं और उनको डेट दे देनी चाहिए।
तो फिर यहाँ का जो प्रेशर है वो कम होगा। दूसरी बात, बार बार आज भी ये आया है मीटिंग के अंदर कि चीफ सेक्रेटरी ने, आईजी ने, रेंजर्स ने, फला ने ब्रीफिंग दी थी कि हमारे पास नफरी नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये भी गैर आईनी है, ये भी गैर आईनी है। क्या साहब ने कहा कि ये पाबंद है, बिल्कुल पाबंद है। आइन कहता है कि जब इलेक्शन कमीशन आपसे नफरी मांगे, इमदाद मांगे किसी से, वो अच्छा अदालत ने मना किया है, वो भी गलत है। अदालत का मना करना भी गलत है। सब पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मदद को आने पर, वो रेंजर्स हो, वो फौज हो, वो एफसी हो, वो कोर्ट, कोई भी हो। तो मेरा ख्याल है यहाँ घपला लंबा है और इस घपले को सुलझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, आइन के तहत ज़िमनी इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन दे सकता है, आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। और ये बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन में, आम इंतखाबात की डेट जो है वो या हुकूमत देगी या कोई मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को देगी। लिहाजा बेवजह इलेक्शन कमीशन को पंचिंग बैग नहीं बनाया जा सकता। अब दूसरी सूरत यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना खुद मुख्तार है कि वो GHQ से भी लोग ले ले और वजारत ख़जाना से पैसे ले ले? तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए सिर्फ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, चाहे दोस्तों को बुरा ही लगे, कि इलेक्शन कमीशन की जो माली खुद मुख्तारी है वो इमरान खान साहब के दौर में ख़त्म की गई, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन एक डिमांड क्रिएट करता था और उस डिमांड के तहत उसको पैसे दे दिए जाते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो फिर इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आपकी डिमांड पर आपको पैसे नहीं दिए जा सकते, आप समरी मूव करेंगे, हम उस समरी पर गौर करेंगे ECC में, फिर फैसला करेंगे कि आपको ये पैसे दिए जाएंगे या ना दिए जाएं। और ये प्रोसेस इमरान खान साहब के दौर में क्रिएट हुआ, वरना इससे पहले इलेक्शन कमीशन डिमांड क्रिएट करता था और वो पैसे देने का एक्सचेकर पाबंद होता था। लेकिन फिर ये समरी और ECC का प्रोसेस आजम खान साहब ने और इमरान खान साहब ने शुरू किया, जो फिर अडॉप्ट किया गया और जिसमें आज इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है। लिहाजा जब आप इदारों को कमज़ोर करते हैं, आपने एक इदारा अपने दौरे इक़्तिदार में कमज़ोर किया, आज वो कमज़ोरी आपको खा रही है, आज उस कमज़ोरी का आप निशाना बन रहे हैं। कल जब गवर्नर KP के जो गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ नहीं ले रहा था और कह रहा था मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मुझे लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर भी करे तो मैं हलफ नहीं लूँगा, तो आप वो बीज बो रहे थे कि आज के गवर्नर पंजाब अगर तारीख ना दें तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है आज वो उसके सामने आ रहा है कि अगर आप इदारों को कमज़ोर करेंगे, उन्हें मिसयूज करेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक, यानी अभी गवर्नर तारीख नहीं दे रहे तो ये भी वही सब है जो तहरीक इंसाफ का किया धरा था। आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब, अगर तो मुजम्मिल साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ये सारी बातें सच मान ली जाएं एक लम्हे के लिए, तो फिर तो आगे जो भी हुकूमत आएगी वो इसी तरह करेगी और वो तो फिर इंतखाबात कराती दिखाई नहीं दे रही। देखिए, मुजम्मिल साहब माशाल्लाह हमेशा मुतासर करते हैं मुझे अपनी दानिशवरी से, और आज भी मैं मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। यानी वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो तारीख दे नहीं सकता, गवर्नर कह रहा है कि मैंने तोड़ी नहीं है, मैं दूंगा नहीं, हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, तो फिर मुजम्मिल साहब बता दें कि फिर इलेक्शन कौन करवाएगा, मतलब वो तारीख कौन देगा? इसका मतलब है कि अदालत का तो काम नहीं है। अदालत जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग कराई, ये मसला हल जब इमरान खान साहब वोटिंग नहीं करा रहे थे तो अदालत ने वोटिंग कराई। आज डेट दे देगा अदालत की, इस डेट को इलेक्शन कराएं कि इतने दिन गुजर गए असेंबली को टूटे हुए, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, जिसने भी तारीख देनी है वो तारीख नहीं दे रहा। फरीक ये लेकर गया केस, अदालत ने कहा कि हाँ भी तारीख दो, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तारीख कौन सी देनी है ये अदालत का काम नहीं है। जिनका काम है उन तीनों को आपने बरी जिम्मा कर दिया, यानी आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो ही ना। असल मसला ये है शाइस्ता, वो हरिचंद अख्तर एक शायर थे, उन्होंने कहा था कि कहा चीन को जाएं, कहा चीन को जाओ, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा, कहा काबुल चले जाएं, कहा काबुल चले जाओ, कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा, कहा हम ऊंट पर बैठे, कहा तुम ऊंट पर बैठो, कहा कोहान का डर है, कहा कोहान तो होगा। अब मैं हरिचंद अख्तर से माजरत के साथ, कहा इलेक्शन में चले जाएं, कहा इलेक्शन में चले जाओ, कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। मसला है सिर्फ ये एक शख्स, किसी तरह इस शख्स से इस मुल्क की जान छूट जाए, ये मसले मुजम्मिल साहब सब सुकून में आ जाएंगे। असल वजह है इमरान खान भाई, और कोई वजह नहीं है।
बाकी ये सब दानिश्वरी, हमारे तबसरे, तज्जिए, ये सब ऐसे टाइम पास है। ये सब मिलकर कोशिश हो रही है कि किसी तरह उसको आउट, भाई कर दें आउट, एक दफा जान छुड़वाएं यार, इस मुल्क को सुकून में आने दें। पहले इतना कुछ कर चुके हैं, फाशिज्म की इंतहा हो रही है इस मुल्क के अंदर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंतहा हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन की इंतहा हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की इंतहा हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की इंतहा हो रही है। उसको एक साइड पे लगा दें यार, उसको डिस्क्वालीफाई कर दें, उसको सजाएं सुना दें, उठा के जेल में डाल दें, इस मुल्क को सुकून से जीने दें। ये क्या तमाशा बना के रखा है? एक बड़ा क्लियर सी बात है कि असेंबली टूट गई है। 1973 के आइन में डाला था ना किसी ने कि स्पीकर, चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकता है। जब वो तोड़ सकता है तो ये भी डाल दिया गया था कि इलेक्शन होगा 90 दिन के अंदर। इसमें इबहम वाली कौन सी बात है? हम पहिए को फिर से इजाद करने पर लगे। एक ला यानी बहस इस मुल्क में छिड़ गई है। बड़ी बात, क्यों रखा था कानून आइन के अंदर कि असेंबली टूटेगी? जी आप लिख देते हैं कि असेंबली एक ही वक्त टूटेगी जब 5 साल पूरे हो गए, नहीं तोड़ सकता चीफ मिनिस्टर, बात खत्म हो जाती। जब डाला है तो इलेक्शन होंगे ना भाई, होंगे। इसको इसके अंदर क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं? ठीक है, एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इस अमीर की पूरी गुफ्तगू सुनी मैंने, बहुत पुरानी चीज़ें याद दिला दी स्कूल के ज़माने की, जब रदीफ काफिया और ये सब बताया जाता था किस तरह शायरी होती है। खैर अब ये सुनते सुनते पहले कोहान से इमरान तक जब पहुँचे हैं ये, तो मुझे याद आ गया कि इस झगड़े की पूरी बुनियाद इमरान खान ही है। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। अगर वो असेंबली तोड़ने की फाश गलती नहीं करते, खौफनाक गलती, मौलिक गलती, तो आज ना वो पछता रहे होते, ना हम ही लड़ रहे होते। इंतखाबात कौन कराएगा, कौन तारीख देगा? अब उनकी ये गलती बड़े गले पड़ गई है खुद उनके अपने, उनके कारकुनों के। पता है कि बहुत बातें होती हैं कि बहुत ज़्यादा उनका रेटिंग है, बहुत ज़्यादा हाई पब्लिक ओपिनियन पोल उनके हक में जाते हैं, बिल्कुल एग्री। लेकिन लोग मायूस बहुत ज़्यादा हैं। वो भी मायूस हैं जो पीटीआई के अंदर हैं, जो अंदर मजलिस आमला के किचन कैबिनेट के अंदर हैं, वो भी बहुत मायूस हैं। अब वो ना कहें तो अलग बात है। अब देखें आप जो सूरत हाल बनी है नई, कि अब खान साहब घर से बाहर नहीं आएंगे, खान साहब घर में ही रहेंगे, इंतखाब की मुहिम भी नहीं चलाएंगे वो, तो एक और मायूसी। बहुत मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि पूरी बहस का अगर आप लब्बे लुबाब निकालें तो इमरान खान साहब ने असेंबली में तोड़ के हमें फंसा दिया। सही। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखें, एक सादा सी बात है, कोई भी आइन पर अमल नहीं कर रहा तो आइन पर अमल करवाने का काम अदलिया के पास है। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब गिनती नहीं करा रहे थे, जो आइन के तहत गिनती 15 दिन में होनी थी उन्होंने नहीं कराई, तो अदलिया ने कहा जाके परसों गिनती होगी रात 12 बजे से पहले। डेट दी ना कि फलां डेट को इजलास होगा, इतने बजे तक गिनती होगी, नहीं होगी तो रात को अदालत खुल जाएगी और आपके लिए कैदियों की वैन भी बाहर खड़ी होगी अगर आप गिनती नहीं कराएंगे। सेम इज द केस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन के जी 16 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, ये शेड्यूल उसका इलेक्शन कमीशन देगा, जो नहीं देगा उसके लिए वैन खड़ी होगी। इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी का काम अदलिया के पास है। कोई भी अगर या ना कोहान की जरूरत है ना इमरान की जरूरत है, या एक फाल अदलिया की जरूरत है। लाहौर हाई कोर्ट को मुबम फैसले नहीं देने चाहिए। ठीक, यानी आपके ख्याल में सारा बोझ इस वक्त जो है वो अदलिया के कंधों पर है, पंजाब के इंतखाबात कराने का आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सारिफीन के सामने रखा कि क्या अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात बर वक्त होते नजर आ रहे हैं, 30% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ बर वक्त इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन 70% लोगों का मानना यह है कि नहीं, इंतखाबात बर वक्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अवाम के लिए एक बार फिर से बुरी खबर है कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफा करने के बाद गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा कर दिया है। कुदरती गैस की कीमतों में 16% से 112.32% तक इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक 1 जनवरी से समझा जाएगा। इससे पहले हुकूमत ने बिजली सार्फिन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूली करने की मंजूरी दी थी। अब सवाल यह है कि अवाम के लिए
ये जो हालात हैं हर हुकूमत के दौर में मज़ीद मुश्किल क्यों होते जा रहे हैं? इम्तियाज़ गुल साहब, इमरान खान के दौर की अगर हम बात करें तो वो भी कोई गोल्डन एरा नहीं था। इसी शो में बैठकर हम रोते थे महंगाई को, लेकिन इस हुकूमत में तो जिसे कहते हैं ना इंतहा हो गई है। जी बेशक, अभी इंतहा नहीं हुई है, ये अभी इंतहा की तरफ इब्तदा है, इसलिए कि 170 अरब रुपए के नए टैक्सों के लिए आज गालिबन आज कल में ऑर्डिनेंस आ जाएगा और उसके बाद हर महीने तकरीबन हर महीने बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। पेट्रोल थोड़ा बहुत चूँकि बैन अवी मार्केटों के साथ कीमतों के साथ जुड़ा होता है, लिहाजा वो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बुनियादी तौर पे जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये उस 75 साल की अयाशियाँ हैं जो हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने और हमारे सियासतदानों ने की हैं इस मुल्क में, आवाम के बलबूते पे, आवाम के कंधों पे, आवाम के मुंह से निवाला छीन के इनकी अपनी अयाशियाँ होती रही हैं। अब बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जिसमें हमारी जो हुक्मरान अशराफिया है वो करते ये है कि तमाम जब नए टैक्सों की बात आती है, वसाइल बढ़ाने की बात आती है, वो बराह रास्त नए टैक्स लगा देते हैं उन्हीं अवाम पे जो पहले ही बेचारे महंगाई के नीचे पिस रहे होते हैं, जबकि इनकी अपनी मुराद, अपने प्रिविलेजेस। मसलन मुझे ये बताएं कि क्या वफाकी काबीना में ये कोई फैसला हुआ है कि वज़रा और उनके घरानों के लिए जो पेट्रोल मिसाल के तौर पे किया जाता है, मखसूस लीटर्स हैं, पता नहीं 1000-15, क्या उसमें कमी की जा रही है? क्या वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का जो प्रोटोकॉल है, एक एक वक्त में जो 35-40 गाड़ियाँ उनके साथ घूम रही होती हैं, क्या उसमें कमी की जाएगी? क्या हम मतलब बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिसमें तमाम तर इस दफ़ा इन्होंने फिर वही किया जिसको कहते हैं ना शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, वो उन्होंने अवाम की तरफ मोड़ दिया है। तो ये एक सज़ा है जो इस मुल्क के अवाम को मिल रही है। अभी मेरी कई इकोनॉमिस्ट के साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा अशराफिया है, चाहे वो मिलिट्री है, सिविल है, वो इस मूड में ही नज़र नहीं आते कि इस मुल्क में इस्लाहात उस वक्त शुरू होंगे जब इनकी अपनी मुराद का सिलसिला कम हो, वहाँ पे वसाइल बचे और वो वसाइल फिर जमा किए जाएं उन वसाइल में जो ये इजाफी टैक्सेशन के जरिए हासिल करते हैं। अभी उसके कोई आसार नहीं है, बस तमाम बेचारे मजीद अभी पिसेंगे, उनकी अभी मुश्किलात मजीद अभी बढ़ेंगी। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, पहले जब महंगाई होती थी बिलखुसूस इमरान खान के दौर में तो तूफान मच जाता था, मीडिया पर भी और ट्विटर पर भी हम देख रहे होते थे, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई होती जा रही है, पहले की तरह हंगामा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उस वक्त की अपोजिशन महंगाई को इशू बनाती थी और आज की अपोजिशन का इशू महंगाई नहीं है। उसके इश्यूज़ तो साइफर हैं, उसके इश्यूज़ तो कुछ और हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक ये जो एजेंडा सेटिंग है ना, ये अपोजिशन के हाथ में होती है। जमहूरियत में वो गवर्नमेंट को डिफेंसिव रखती है, ये उसकी मर्जी है कि वो इलेक्शन पे डिफेंसिव रखे या महंगाई पे डिफेंसिव रखे, ये उसकी मर्जी है कि लेकिन माजरत के साथ मुजम्मिल साहब, तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि वो अपोजिशन जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई पर तनकीद करती थी, तनकीद का निशाना बनाती थी, आज वही जब हुकूमत में है तो फिर अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और पहले से बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं नहीं समझता एक मिडिल क्लास के होते हुए, जो खुद मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास से है, मैं इस महंगाई को किसी भी तरह सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा पेट काट रही है, मेरा जीने का हक ख़त्म कर रही है। ये बिजली का बिल, जो बिजली महंगी हुई है, ये बिल मैंने देना है। जो पाकिस्तान में बिजली का बिल नहीं देते हैं, मैं उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन समझता हूँ, क्योंकि मैं तो बिल देता हूँ और उनकी कॉस्ट भी मैं पे कर रहा हूँ, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे वो अशराफियाँ हैं, चाहे वो बिजली चोर हैं। इसी तरह गैस मेरे घर नहीं आएगी तो मेरे लिए बहुत मसला है, क्योंकि मेरा चूल्हा ठंडा हो गया है और मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये जो भी हुक्मरान हैं, आज के हुक्मरान हैं, माजी के हुक्मरान हैं, आने वाले हुक्मरान हैं, जब वो आवाम के ऊपर जद मारेंगे तो समझिए मेरे ऊपर जद मारते हैं, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। ये बिजली और गैस कोई अयाशी नहीं है, ये कोई लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं, ये बिजली और गैस एक बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है जो एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। जब आप इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो आप समझें ज़िंदा रहने की कीमत बढ़ा रहे हैं। आप गाड़ियाँ महंगी करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है,
आप अब हवाई सफ़र महंगा करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप आटा महंगा करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगा करेंगे, मुर्गी का गोश्त, दालें महंगी करेंगे, सब्जियां महंगी करेंगे, तो ये फिर मुझे हिट करता है। जब मेरे बच्चों के स्कूल की फ़ीस बढ़ेगी, मुझे हिट करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ इसको तो किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं आज इम्तियाज़ गुल साहब से मुत्तफिक हूँ। तमाम सरकारी गाड़ियाँ वापस ले लेनी चाहिए, तमाम लोगों के सरकारी पेट्रोल ख़त्म कर देने चाहिए। ये पाकिस्तान इसके अलावा भी जो मराहत है वो सब वापस लेनी चाहिए। बरतानिया में 4 सरकारी गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल हर चीज, बड़े घर, सब कुछ वापस ले लेना चाहिए। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं। ये अपने जाती घरों में रहें, जाती गाड़ियां इस्तेमाल करें, जाती मोबाइल इस्तेमाल करें, जाती खर्चे पे ट्रैवल करें। पाकिस्तान की खिदमत करनी है, नहीं तो जाके अपने अपने कारोबार करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल साहब। अमीर अब्बास, जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त की ऑपोजिशन के एजेंडे पर महंगाई थी, लेकिन इस वक्त की जो ऑपोजिशन है उसके एजेंडे पर महंगाई नहीं है, चलिए हम ये मान लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस हुकूमत के एजेंडे पर महंगाई पर कंट्रोल पाना है? मेरी इस बात पर मुजम्मिल साहब से लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने मेरे दिल की बात की है। और देखें, इस हद तक भी मैं इत्तफाक करता हूँ कि ऑपोजिशन का काम होता है, ऑपोजिशन वॉच डॉग का किरदार अदा करती है। ऑपोजिशन का काम होता है कि वो हुकूमत के ऊपर कड़ी नज़र रखे, और हुकूमत जहाँ अपने रास्ते से भटके, ऑपोजिशन वहाँ पे आवाम की आवाज़ बने। लेकिन ऑपोजिशन के साथ हो क्या रहा है? जो भी बोलने की कोशिश करता है उसकी गर्दन दबा दी जाती है। जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर आर्टिकल 124A जो बगावत का मुकदमा है वो कायम किया जा रहा है। तो ऑपोजिशन को तो स्क्वीज़ किया जा रहा है ना, ऑपोजिशन को तो बाकी रहने नहीं दिया जा रहा। आवाम की जो आपने हालात की बात की, देखें, वो तो जिसे कहते हैं ना कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदा फिर वही होगा, शिकारी जाल बदलेगा। अवाम है परिंदे और ये है शिकारी, ये अपना जाल बदल रहे हैं और अपना जाल बदल रहे हैं। और ये नए जाल के साथ आते हैं, जैसे वो साइबेरियन परिंदे उड़ के आते हैं, ये शिकार पे बैठे हैं। और वही हाकिम, वही गुर्बत। कोई तब्दीली का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस मुल्क में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये जो IMF प्लान चल रहा है पाकिस्तान में, ये 22वां या शायद 23वां प्लान है। जब पहला आपने लिया होगा तो यही सोच के लिया होगा ना कि ये पहला IMF प्लान हम ले रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा लिया, फिर 5वां लिया, 10वां लिया, 20वां लिया, नहीं ठीक हो रहा ना। तो हुए बीमार जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो उसका मतलब IMF तो हल नहीं इस मुल्क का निकाल पा रहा। या IMF ठीक है और फिर आप गलत हैं, फिर आप IMF के पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसको किसने देखना है? बहरहाल मुझे लगता है कि जो हमारी अय्याशियां हैं, जो हमारे हुक्मरानों की अय्याशियां हैं, वो हमें जो है वो तबाही की तरफ ज्यादा लेकर जा रही हैं। हम कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन फिर हम जिस तरह से अय्याशियां करते हैं उन पैसों पर, तो तबाही तो होनी है। वो तो एक देखें ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आज एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी 85-86 रुकनी काबीना है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर गुर्बत की और गरीब के दर्द की बात करे, तो उस प्राइम मिनिस्टर से तो फ्रांस की वो मलिका एंतोइनेट ज्यादा बेहतर है, मैरी एंतोइनेट, जिसने कहा था कि रोटी नहीं मिलती तो केक खा ले। बिल्कुल, कम से कम उसने तो इतनी तौहीन नहीं की जितनी तौहीन आपका ये वज़ीर आज़म कर रहा है। या इस वज़ीर, कल भी बिलावल साहब फरमा रहे थे कि आए हम सारे इकट्ठे साथ बैठते हैं, हम इस मुल्क के मसाइल को हल। ओ भाई, आप पहल करते, आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आपकी काबीना में मेरी पार्टी के जितने वज़रा हैं, मैं उन सबको आज बाहर निकाल। आप अपनी पार्टी के सारे वज़रा बाहर निकलें और स्क्वीज करें, 20 लोगों की काबीना बनाएं। ठीक। NBC, आपके ख्याल में ये जो भी सारी सूरत हाल है, गैस महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, आवाम जो है वो पिसती जा रही है, लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? देखिए, हम जो जितनी बातें कर चुके हैं ना, वो ठीक भी हैं और रोज का रोना भी है, और रोज का नहीं, बरसों का रोना है ये। और ख़ास तौर से गुज़िश्ता 5 साल में हम बहुत रोए और आज भी रो रहे हैं, मुस्तकिल रो रहे हैं। लेकिन ये इम्तियाज़ साहब ने बात की 75 साल की, हकीकतन 75 साल की हमारी बदमाशियाँ हमें यहाँ तक भी लेकर आई है। इस 75 साल के दौरान नारे भी लगे, तहरीकें भी चली कि चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो, लेकिन उन लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया गया जो निज़ाम बदलना चाहते थे, जो चाहते थे कि इस मुल्क का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए। अभी क्या सूरत हाल है? अब हम बात कर रहे हैं IMF से कर्ज लेंगे, IMF कर्ज देगा हमको तो सऊदी अरब इतना लोन देगा, वो देगा तो कतर हमें इतना पैसे बैंक में डाल देगा,
वो तो हम इस तरह 20 अरब डॉलर पूरे करेंगे जो हमारा 1 साल का खर्चा है। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें मतलब हमें एहसास भी नहीं होता इस करवाहट का, इस तरक्की का, कि हम पिज़्ज़ा या आम की तरक्की को भी हंस के नासिर। हम हंस नहीं सकते। हमें हंसना मना होना चाहिए। हमें मातम करना चाहिए कि हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी माशी पॉलिसी, हमारी तमाम पॉलिसियाँ बेहुदा हैं। ये किसी काबिल नहीं, दिफाई पॉलिसी ये किसी काबिल नहीं है। इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें इन तमाम पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगी। हमें कोल्ड वॉर की जो मेंटेलिटी है उससे बाहर निकलना होगा। हमें दाएं बाएं देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। वो मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए आज वो सुपर पावर बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। वो मुल्क जो हमसे टूटा, जो हमसे अलग हुआ, वो कहते थे हम टके टके के लोग, अब वो कहता है रुपए रुपए के लोग। उसका टका हमसे दुगना हो गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क का रुपया 3.2 पाकिस्तानी रुपए का 1 है जी। हमें हया भी नहीं आती है, हम गौर भी नहीं करते। हम कुरान बार बार कहता है ना, और तुम सोचते भी नहीं हो। हम सोचते भी नहीं है। हम यहाँ भी गौर नहीं करते कि 75 साल में हमने क्या गलतियां की हैं। हमने कोई कंसिस्टेंसी पॉलिसी में रखी नहीं। जो आया किसी को फांसी दे दी, माशाल्लाह ले आए, माशाल्लाह नहीं तो कोई और निज़ाम आ गया, कोई और निज़ाम ने तो शुराइयत आ गई। हमने तो कहीं टिक के खड़ा होना सीखा ही नहीं था हमने। ठीक हम इस पे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और हमारा कशकोल फैला हुआ है और हम करें तू 2 अरब दे दे, तो 3 अरब दे दे। कसम खुदा की बहुत दुख होता है। मैं तो मुल्क से बाहर था, अब मैं पाकिस्तान जानबूझ के वापस आया कि मैं अपने मुल्क में रहूंगा। अब लोग मुझसे कहते हैं क्यों मैं सही आया। अब मेरा दिल जाता है मैं क्या कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सही आया, अपने मुल्क में रहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अपने दौरे हुकूमत से मुतालिक इंकशाफात का सिलसिला जारी है। वो आए रोज़ इस हवाले से नया दावा करते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं था, हर मामले पर फैसला कोई और करता रहा है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान खुद को बेख्तियार वज़ीर आज़म साबित करके सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं? NBC क्या कहेंगे? मेरे पास वो शॉट पड़ा हुआ है कि सबसे बाख्तियार में आऊँ। किसी ने मेरी मुखालफत की, हुक्म नहीं माना तो मैं उसको निकाल दूंगा, मैं डिस्मिस कर दूंगा। पड़ा हुआ है सब। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो CMLA हैं, कैंसिल माई लास्ट अनाउंसमेंट। सही। इम्तियाज गुल साहब, अगर तो वाकई इमरान खान बेख्तियार थे और सुपर किंग कोई और था तो फिर वो घर क्यों नहीं गए? इख्तियार जनाब कौन छोड़ता है, इख्तियार कौन छोड़ता है। उनकी वो इसी उम्मीद में यहाँ से रुखसत हो गए कि शायद मुझे इख्तियार मिल जाए। उनको छोड़ देना चाहिए था अगर इतने वो बेख्तियार थे। सही। अमीर, अगर तो ऐसा ही था जैसा कि इमरान खान बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बातों से इमरान खान को सियासी तौर पर कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो सकता है? देखिए, इमरान खान जो जनरल बाजवा के बारे में और अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं, अगर वो हर्फ बर्फ सही भी कह रहे हैं तो भी मैं समझता हूँ कि गिल्टी जनरल बाजवा नहीं, गिल्टी इमरान खान है। उन्होंने कमज़ोर सियासी किरदार का मुजाहरा किया। अगर जनरल बाजवा ये सब कुछ कर रहे थे जैसा वो बता रहे हैं, उनको देर एंड देन स्टैंड लेना चाहिए था जनरल बाजवा के सामने। वो इमरान खान थे, वो उनका एक अपना कद काट था, वो अवाम में मकबूल सियासतदान चले आ रहे हैं गुज़श्ता 12-14 साल से। उनको खड़े हो जाना चाहिए था, उनको कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। ये उनकी कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते आए, और जो इक़्तिदार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है फिर वो लीडर नहीं हुआ करता। ठीक है। मुजम्मिल साहब, आपके ख्याल में इमरान खान माजी की बातें करके खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में झूठ ने एक दिन झूठ के कोई पाँव नहीं होते। ना वो कल सच बोल रहे थे ना आज सच बोल रहे हैं। जिसको सुपर किंग कह रहे हैं उसकी ग़ुलामी उन्हें इतनी कबूल थी कि उसको ताहयात सुपर किंग बनाने के लिए तैयार थे, और वो उनका ये मौक़िफ़ था कि आप मुझे ताहयात ग़ुलाम रख लें और मेरे ताहयात सुपर किंग बन जाएं। ना वो कल सच बोल रहे थे ना आज सच बोल रहे हैं।
कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, 4 साल कौम से झूठ बोलते रहे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। यही ऑपोजिशन उनको कहती थी भाई आपका क्या इख्तियार है एनआरओ देना, आप तो आरटीएस की पैदावार है। आपका पॉइंट आ गया, आपके ख्याल में इमरान खान ने सच था, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, ये तो थी हमारे एनालिस्ट की राय और इसी के साथ एक बहुत ही अहम पैगाम कि बच्चों को पोलियो जैसे मोजी मर्ज से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन और कतरे पिलाना लाजमी है। 17 फरवरी तक पोलियो मुहिम में अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।